हाँ तो बच्चों, आज फ्रिक्शन का लास्ट वीडियो है, लॉज ऑफ मोशन का भी समझ सकते हो लास्ट वीडियो है। और कुछ है नहीं पढ़ाने का खास, थ्योरी है आज। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में तो वैसे भी कुछ है नहीं पढ़ाने का, बस इतना ही है। और मतलब फ्रिक्शन अच्छा होता है कि बुरा होता है, यही सब पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने भी नहीं वाला, मुझे पता भी नहीं 10 मिनट का भी वीडियो होगा कि उससे कम होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? पहली बात लिख लो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी रोल करती है ना किसी सरफेस के ऊपर, जब रोल करती है, इसको रोलिंग कहते हैं। ये जो मोशन हो रहा है, तेरे को मैं यार समझ पता ही होगा यार, रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन पता है ना, वही रोलिंग मोशन है, ठीक है। ये जो मोशन, इसको रोलिंग मोशन कहते हैं। जब बॉडी रोल होती है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं बेटा रोलिंग मोशन। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, मार्बल को लो और नाम क्या है, रास्ते में ऐसे छोड़ दो, थोड़ा आगे जाके वो रुक जाता है, ठीक है। या कॉस्को बॉल लो या फुटबॉल लो, जो भी लो, दैट हैपेंस, ठीक है। वो आपने देखा होगा। कॉज क्या है? कॉज ये होता है कि बेटा जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो अपने आगे वाले ज़मीन पे, मतलब जहाँ पे वो जाना, मतलब जब आगे जा रही होती है, सपोज ये ऐसे रोल कर रही है, ठीक है। तो अपना आगे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है अपनी वजन के लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर क्रिएट करती है तो आगे में थोड़ा सा मतलब दब जाता है ना ज़मीन। यहाँ पे वो प्रेशर लगा के ज़मीन को दबा देती है तो सामने का ज़मीन थोड़ा सा उठ जाता है। ये एक्चुअल लाइफ में आपको अपने टाइल्स वगैरह में नहीं दिखेगा, मतलब, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल में थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये बम्प जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। चलो, अब देखा गया रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि जितना जमीन पर दबाव डालेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये देखा गया कि जितना रेडियस ज़्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन आपका कितना होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि देख, जब रेडियस छोटा होता है ना, छोटा रेडियस होता है ना, तो ये कम सरफेस एरिया में दबा रहा है। ये दबा तो रहा है, मिट्टी को दबा तो रहा है, लेकिन कितना, बहुत ही कम जगह में दबा रहा है ना। कम जगह में दबा रहा है यानी कि प्रेशर ज़्यादा। तो ज़्यादा दबाव, प्रेशर ज़्यादा यानी कि दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो भैया समझ सकते हो कि सामने बम्प ज़्यादा होगा, है ना। तो रेडियस जितना छोटा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होता है। तो रेडियस जितना बड़ा, फ्रिक्शन उतना कम, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जो बड़े चक्के वाले गाड़ी होती है ना, आपका बाइक हो गया, बाइक में थोड़ा बड़ा चक्का होता है एज कम्पेयर टू स्कूटी। स्कूटी का चक्का छोटा होता है, इसलिए स्कूटी के चक्के में फ्रिक्शन भी थोड़ा आपका ज़्यादा लगता है। बाइक के चक्कर में फ्रिक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली कम लगता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका हो गया, देखो भाई, इतना आई होप समझ में आया होगा। अगला चीज़ जोड़ दिया, एफ आपका रोलिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर हो गया, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर हो गया। अब अच्छे से देखेगा, फ्रिक्शन भी न्यूटन, नॉर्मल भी न्यूटन, कैंसिल हो गया यूनिट के हिसाब से। तो और रेडियस यहाँ पे चला गया, तो रोलिंग फ्रिक्शन का यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर। आपने देखा होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यूनिटलेस। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यूनिटलेस। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन यूनिटलेस है क्या? नहीं, यूनिटलेस नहीं है, सॉरी, हाँ यूनिटलेस नहीं है, उसका ऐसा यूनिट मीटर है। बच्चे याद कर रहे हैं भैया कैसे सर स्टैटिक फ्रिक्शन यूनिटलेस है। देख, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था बेटा, म्यू एस एन। फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन, नॉर्मल का भी न्यूटन, तो भैया आप समझ सकते हो यूनिटलेस होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल पूछता है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, आपका इसको कोफिशिएंट रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। एक और चीज़ लिखे, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। आपने देखा होगा कि आप सैंड होता है ना, सैंड में आप एक मार्बल को रोल कराओ, सैंड में मार्बल को रोल कराओ, या सैंड में आप फुटबॉल को रोल कराओ, सैंड में, मिट्टी में फुटबॉल को रोल कराओ, जल्दी रुक जाता है। लेकिन सेम फुटबॉल को आप अपने घर के टाइल्स में रोल कराओ या पक्के ज़मीन पे रोल कराओ, वो काफ़ी दूर जाके रुकता है। रीज़न क्या है? सैंड में जब करोगे तो सामने बम्प ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूस होगा, वो दिखता भी, विजिबल भी होता है। लेकिन हमारे नॉर्मल रूम में वो बम्प उतना छोटा होता है कि हमें विजिबल नहीं होता है, इसलिए हमारे रूम में फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। और ये देखा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कमज़ोर होता है, इट्स ए वेरी वीक एज कम्पेयर टू स्टैटिक एंड काइनेटिक। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन में आपका, मतलब हर हर जो भी सिस्टम है वहाँ पे हर जगह हम रोलिंग फ्रिक्शन को लेके आ जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको मान लो ट्रॉली को लेके जाना है, तो ट्रॉली को या तो आप घसीट के लेके जाओ, घसीट के लेके जाओगे तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। लेकिन ट्रॉली के नीचे अगर मैंने चक्का लगा लिया तो मूव करना कितना आसान है, क्योंकि क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हमको मूव कराने में क्या होता है बेटा, आसानी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए।
हम लोग ट्राई करते हैं कि हर टाइप का फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये वाला चीज लिख लो। इन मशीन्स वी प्रिफर टू हैव रोलिंग फ्रिक्शन रेदर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम चैप्टर के कह सकते हो, हाँ एंड ही है चैप्टर का एंड ही है। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन नेसेसरी इविल पता ही होगा आपको, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। क्लास 7, 8, 9 में आपने शायद ये सब पढ़ा भी होगा। ठीक है, बस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, अच्छे नोट में खत्म कर रहे हैं, खुद आसान आसान थोड़े सवाल हैं। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? वी कैन वॉक, स्लिपरी सरफेस होता है, हम चल भी नहीं पाते, आपको पता है। नेक्स्ट, ब्रेक्स इन व्हीकल। गाड़ियों में जो ब्रेक होता है बेटा, अगर ब्रेक नहीं होगा गाड़ियों में, जो कि फ्रिक्शन की वजह से रुकता है गाड़ी, अगर ब्रेक नहीं होगा तो तुम खुद ही इमेजिन करो, गाड़ी तुम्हारी चल रही है, तुम ब्रेक नहीं लगा पा रहे हो, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन पार्ट्स वर्क करें, मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बचका नहीं चीज़ आपको पता होगा। मशीन पार्ट्स वर्क करें, बहुत सारे मशीन पार्ट्स फ्रिक्शन के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने ऐसे तो बहुत सारे पार्ट काम करते हैं, आपको एक सिंपल एग्जांपल, आपने टैंक देखा होगा। टैंक एक बेल्ट के ऊपर चलता है ना, बेल्ट के ऊपर चलता है। ये टैंक का चक पहिया, ये बेल्ट है। इमेजिन कर, अगर बेल्ट और टैंक में फ्रिक्शन ना हो, टैंक के जो व्हील्स हैं, टैंक के जो पहिए हैं, और बेल्ट में फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? पहिया घूमते रहेगा, बेल्ट जगह में रहेगा। स्लिप होता है ना, स्लिपरी सरफेस जैसा मान ले, तो पहिया घूमते रहेगा, टैंक जगह में रहे, सॉरी ये बेल्ट जगह में रहेगा और पहिया घूमता रहेगा। टैंक आगे बढ़ेगी नहीं। फ्रिक्शन है तभी पहिया जब घूम रहा है, पहिया जब घूम रहा है तो टैंक का जो बेल्ट है उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से टैंक आपका आगे की तरफ बढ़ पा रहा है। हालांकि ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म वैसे तो है, इसमें बहुत सारा फिजिक्स लगा हुआ है, मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो फ्रिक्शन है तभी काम कर पा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे आपके मशीन होते हैं जिनके फ्रिक्शन की वजह से वो काम कर पाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ पेंसिल और चॉक। आप कॉपी में पेंसिल से लिखते हो, इमेजिन कर, आप ऐसा करो, अपने कॉपी के जो पेज है, पेज में ऑयल स्पिल कर दो, ऑयल थोड़ा डाल दो, सरसों का तेल डाल दो और पॉलिश कर दो। फ्रिक्शन कम हो गया। अब पेंसिल से लिखने का ट्राई करो, लिख ही नहीं पाओगे, फ्रिक्शन नहीं है ना। इसलिए एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेसेस में कॉपी का पेंसिल काम नहीं करता। जैसे आप कॉपी में कवर लगाते हो, कवर में पेंसिल से लिख के देखो, नहीं लिखेगा, क्योंकि कवर स्मूथ होता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है। और इसलिए हमेशा कॉपी का जो पेज होता है ना, उसका देखना इनफ अमाउंट ऑफ रफनेस होता है। हर कॉपी के पेज में रफनेस होती है, उतना स्मूथ नहीं बनाते। स्मूथ बनाएंगे तो पेंसिल काम नहीं करेगा ना। ठीक है, सेम प्रिंसिपल चौक के साथ भी। चौक आपने देखा होगा, एक्सट्रीमली स्मूथ जब सरफेस होता है आपका ब्लैक बोर्ड, चौक से लिख नहीं पाते हम लोग। ये सब बचकानी चीज़ें पता है आपको। एविल क्यू है वेर एंड टेयर इन मशीन पार्ट। मशीन जो होता है, मशीन में जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं और फाइनली खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज यूटिलाइज इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई मशीन काम करता है तो ऑब्वियसली वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, फिर काम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इंजन जो काम कर रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बहुत सारा एनर्जी डालेगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट रिड्यूस लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स। ऑब्वियसली बात है, लाइफ कम हो जाती है मशीन पार्ट्स की। ये है बेटा मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला पॉइंट हो गया पॉलिशिंग। किसी भी सर्फेस को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दो, फ्रिक्शन कम हो गया। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग करो उसमें। जब ऑयलिंग करोगे तो क्या होता है, मान ले दो सर्फेसेस हैं, मान ले ऐसा मान ले ये दो सर्फेसेस हैं, बताया था ना, ये कांटेक्ट पॉइंट होता है, बताया था ना। तो दो सरफेस है, मैंने बीच में लुब्रिकेशन डाल दिया। लुब्रिकेशन डाला मतलब कोई ऑयल या कुछ एक आपको पता ही होगा लुब्रिकेशन का मीनिंग। तो लुब्रिकेशन डाल दिया तो क्या होता है, दो सरफेस जो कि पहले कांटेक्ट में थे, दो सरफेस जो कि पहले कांटेक्ट में थे, अभी क्या हो गया, उनके बीच में ऑयल का एक पतला सा लेयर आ गया। ऑयल का एक पतला सा लेयर आ गया, तो अब दो सरफेस आपस में उस ऑयल के लेयर में ग्लाइड करेंगे। दो सरफेस अभी कांटेक्ट में नहीं, क्योंकि ऑयल आपने डाल दिया तो पहला वाला सरफेस ऑयल के साथ कांटेक्ट में, नीचे वाला सरफेस भी ऑयल के साथ कांटेक्ट में है, तो दोनों आपस में ग्लाइड कर सकते हैं, इसलिए फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप हाथ को ऐसे ऐसे घिसो, फील होता है फ्रिक्शन, लेकिन हाथ में तेल लगा के घिसो, एकदम मस्त लगता है। क्यों? क्योंकि ऑयल के ऊपर आपका हाथ स्लिप कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हो गया आपका स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग ये जनरली बेटा आपका एयर फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन को रोकने में काम आता है। एयर फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन, जैसे कि आपका शिप का शेप हो गया। शिप का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, मैं मतलब ऐसा होता है ना नाव, ताकि सामने से जो मतलब ये ऊपर से देख रहे हैं, मतलब पंछी है कोई हवा में उड़ रहा है, उसको शिप ऐसा दिखेगा। क्यों? अगर शिप ऐसा होता तो पानी सामने से धक्का मारता ना, लेकिन ऐसा है तो पानी साइड से निकल जाता है, इसलिए शिप के सामने को ऐसा चुक्का बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सेम विथ योर स्पोर्ट्स कार ऑल्सो। स्पोर्ट्स कार का जो ऐसा होता है बेटा,
ऐसे होते हैं ना मोस्टली स्पोर्ट्स कार, ऐसे टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो ऐसे निकल जाए, क्योंकि हाई स्पीड में एयर फ्रिक्शन भी बहुत लगता है, एयर फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है। लास्ट हो गया यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, ऐसा होता है बॉल बियरिंग, यहाँ पे लगता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग के ऊपर बेटा मैं आपको एक वीडियो ना, बॉल बियरिंग बहुत जगह काम आता है, आपके साइकिल के पहिए के एक्सिस में लगता है, बहुत बाइक के पहिए के एक्सिस में लगता है, बहुत जगह काम आता है। इसको मैं डायग्राम से यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा टॉपिक, तो यहाँ पे मतलब थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ आपको अलग से मतलब सिलेबस का ही है, इतना घबराने का जरूरत नहीं है। क्या पढ़ाना चाहता हूँ सुने एक बार, मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सुनो, पहला चीज़ आप ये लिखो, नाम क्या है, हार्ड ब्रेकिंग एंड सॉफ्ट ब्रेकिंग, साइकिल में सुना होगा। अब मैं कुछ सवाल आपको कराऊंगा जिससे आपको मतलब थोड़ा बहुत वो आएगा, क्या कहते हैं, मतलब फ्रिक्शन का थोड़ा नॉलेज होगा। अच्छा, पहली बात ये समझाओ मेरे को, ये समझाओ मेरे को कि आप लोग खुद बताना, तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इस बॉडी में अभी क्या फ्रिक्शन लग रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? सेकंड, इस बॉडी में अभी क्या फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब घिसेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब घिसेगा, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जगह में रुका रहेगा। अभी कितना फ्रिक्शन लग रहा है? जीरो। स्टैटिक नहीं लग रहा, स्टैटिक नहीं लग रहा, कितना लग रहा है? जीरो। क्योंकि मैंने कोई फोर्स लगाया कि अच्छा बॉडी में मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो क्यों अपोजिशन फोर्स आएगा? पढ़ा चुका हूँ ना ये वाला पॉइंट। मैं कोई फोर्स लगाऊंगा, जैसे कि मान ले, ये वाला पॉइंट पता नहीं यार मैंने पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया ही होगा। ये बॉडी है, अगर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन जनरेट होगा क्या? भाई नहीं, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है ना एक्सटर्नल फोर्स के साथ। मैंने एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाया तो कहाँ का फ्रिक्शन? मान लिया मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं कर रही, तब फ्रिक्शन है? हाँ है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी कोई फ्रिक्शन है? हाँ, क्योंकि अभी mg sin थीटा बॉडी को नीचे लेके जाना जाती है, लेकिन फ्रिक्शन ने क्या कर दिया बेटा? रोक लिया। आई होप ये वाला पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। अब आते हैं साइकिलिंग में आते हैं। ठीक है, एक बंदा साइकिल चला रहा है, मान लो, सुनना अच्छे से। अब मैं आपको साइकिल के सारे पहलू थोड़े बहुत बताऊंगा, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्लास में पूछने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है क्लास में पूछने में। अब मैं आपको यार इस टॉपिक के लिए तो और क्या ही लाइव क्लास कराएं, यही पे मैं आपको समझाता हूँ। ये साइकिल है मान लें, ठीक है, ये साइकिल है, ये इंसान एक बैठ के चला रहा है मान ले, इंसान बैठ के मान ले, ये पैडल के ऊपर उसने पैर दिया और चला रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा साइकिल में ब्रेक शू होता है, ये ब्रेक शू होता है ना? वो काम कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। साइकिल में रिम होता है, रिम, RIM। जिन्होंने साइकिल चलाया उनको पता होगा साइकिल का रिम क्या होता है। एक तो होता है टायर, पीछे वाला टायर का नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सामने वाले का ही बना रहा हूँ। ये हो गया टायर। टायर आपका प्रॉपर रबड़ का बना होता है, और रबड़ के ऊपर एक स्टील का फ्रेम होता है कि नहीं? स्टील का फ्रेम होता है कि नहीं? दैट स्टील फ्रेम इज कॉल्ड रिम। लिख लो आप लोग, स्टील फ्रेम ओवर विच द टायर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड रिम। स्टील फ्रेम ओवर विच द टायर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड रिम। ठीक है बेटा, ये लिख लो। नेक्स्ट चीज सुने, अब ब्रेक शू कैसे काम करता है? ब्रेक शू ऐसे लगा रहता है, ब्रेक शू ऐसे लगा रहता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म होता है अपना। और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक शू सीधा जाके रिम के साथ चिपक जाता है, ब्रेक शू सीधा जाके रिम के साथ चिपक जाता है। तो रिम के साथ जैसे ही ब्रेक शू चिपका, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, साइकिल रुक गया। इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक्स लगते हैं। मैकेनिकल मतलब हम अपने हाथों से ब्रेक लगाते हैं, वो जाके ब्रेक शू जाके टायर पे लग जाता है। इस तरीके से हम ब्रेकिंग करते हैं साइकिल में। ठीक है, अब पहला, इंसान जब साइकिल चला रहा है, इंसान जब साइकिल चला रहा है, पहला सवाल ये है कि अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, तू बता, इस डब्बे में और इस सरफेस में अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कितने बच्चे काइनेटिक है भाई? आपको क्या लग रहा है, काइनेटिक? नहीं बेटा, अभी स्टैटिक लग रहा है। स्टैटिक क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सरफेस और इस सरफेस में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, है ना? दिस इज काइनेटिक, दिस इज स्टैटिक, दिस इज व्हाट? स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी। चलो देखो, पहला केस सुनो। जब इंसान साइकिल चला रहा है तो इंसान का पैर, अच्छा वो छोड़,
पहला आप लिखते जाना, इंग्लिश में बना के लिखते जाना या तो हिंदी में ही लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो, मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट, इंसान जब साइकिल चला रहा है तो साइकिल का चक्का और जमीन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। पहला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट, इंसान जब साइकिल चला रहा है तो उसका पाव और पैडल के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? उसका पाव और पैडल, हमारा पाव पैडल में ऐसे बैठता है और फिर हम पाव से घुमाते हैं, कौन सा फ्रिक्शन है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो तो रोल कर रहे हैं। नहीं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा पाव और पैडल के बीच में कोई घर्षण है क्या? या पाव ऐसा ऐसा घूम रहा है? कुछ नहीं घूम रहा, पाव रखा हुआ है, पैडल रखा हुआ है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव कोई मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? चलो, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान ले इंसान ने ब्रेक लगाया। अच्छा, ब्रेक लगाते तो क्या होता है? दो टाइप का ब्रेक होता है, एक होता है सॉफ्ट ब्रेक। सॉफ्ट ब्रेक मतलब सिंपल सा चीज़ है, इंसान ने ब्रेक लगाया तो चक्का घूम रहा है, धीरे धीरे घूम घूम के रेस्ट में आ गया। चक्का घूम घूम के रेस्ट में आया, मतलब आप नॉर्मल जब ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? चक्का चलता रहता है लेकिन चक्के की स्पीड कम होती है, फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट ब्रेक, ठीक है। तो इंसान ने सॉफ्ट ब्रेक लगाया। अब जब इंसान ने सॉफ्ट ब्रेक लगाया तो बताओ चक्का और जमीन के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है? क्योंकि चक्का तो घूम ही रहा है ना, हाँ स्पीड कम हो गई लेकिन घूम तो रहा है चक्का, तो क्या होगा बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ड्यूरिंग सॉफ्ट ब्रेक व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज अप्लाइड बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड? आंसर क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट बच्चों सुनो, सेकंड पॉइंट सुने। एक बता, ब्रेक शू है, जब इंसान ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक शू जाके चिपक गया कि नहीं? ब्रेक शू जाके चिपक गया कि नहीं? और चक्का क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रही है चक्के की। तो आपको बताना है कि चक्का और ब्रेक शू और रिम में कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, सोच के बताओ। सॉफ्ट ब्रेक लगाया मैंने और गाड़ी धीरे धीरे रुक जा रही है, सॉफ्ट ब्रेक लगाया मैंने, चक्का धीरे धीरे घूम घूम के रुक गया, तो ब्रेक शू और चक्के में क्या फ्रिक्शन लगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रेक शू घिस रहा है ना चक्के के ऊपर। ब्रेक शू क्या कर रहा है? घिस रहा है चक्के के ऊपर। समझ में आया कि नहीं? क्या आंसर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? लास्ट, ठीक है। चलो, हार्ड ब्रेक क्या होता है? हार्ड ब्रेक आपने देखा होगा, वो होता है ना, कुछ स्कूल के बच्चे एकदम जोर से ब्रेक दबाते हैं जिससे चक्का जाम हो जाता है। चक्का क्या हो जाता है? अटक जाता है और चक्का घिस घिस के जाता है। मतलब मैं बताता हूँ कैसा। ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए भाई, नॉर्मल जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कैसा लगाते हैं? ये चक्का जा रहा है, थोड़ा जगह जाके रुक गया। नॉर्मल ब्रेक में क्या होता है? चक्का जा रहा है, थोड़ा आगे जाके रुक गया। हार्ड ब्रेक में क्या होता है? चक्का जाम हो जाता है और घिस घिस के रुकता है। देखा होगा, पीछे का ब्रेक जोर से दबा देते हैं तो स्किड करता है। गाड़ी बाइक या साइकिल क्या होती है? स्किड करती है। वो क्यों स्किड करती है? क्योंकि देखो, जब ब्रेक लगाता है वो इतना जोर से लगा दे रहा है कि इतना जोर से लगा रहा है कि ये जो आपका ब्रेक शू है रिम के साथ जाके चिपक गया तो वो घिस घिस के जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? उसे क्या कहते हैं बेटा? हार्ड ब्रेकिंग। जो साइकिल चलाते हैं उनको पता होगा, क्योंकि जो साइकिल चलाते हैं उनको पता हो, जो नहीं चलाते उनको भी फील आ गया होगा। अब आप बताओ, जब हार्ड ब्रेकिंग हो रही है तो चक्का और जमीन के बीच में कैसा फ्रिक्शन है? चक्का और जमीन के बीच में क्या फ्रिक्शन है भाई? आंसर क्या होगा? बहुत बच्चे रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। नहीं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि देख, चक्का तो अटक गया और घिस घिस के जा रहा है, मतलब कैसा फ्रिक्शन है? दिस इज व्हाट? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चक्का तो घिस के रुका ना, क्या होगा वो? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्रेक शू एंड रिम ड्यूरिंग हार्ड ब्रेक? आंसर क्या होगा? बता, सोच, वीडियो पॉज करके सोच। आंसर होगा, सुने, ब्रेक शू ने जाके चक्के को ऐसा पकड़ा कि चक्का रुक सा गया, चक्का अटक सा गया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? मतलब देख, असलियत में क्या होता है, ये जा रहा है तो ब्रेक शू ऐसा लगा कि इसने चक्के को रोक लिया, चक्के को घूमने से मना कर दिया, तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये डिस्कशन थोड़ा क्लास में जब करते हैं ना बेटा, बड़ा मजा आता है। मैं पूछता हूँ, फिर थोड़ा कंफ्यूज भी करता हूँ आप लोगों को, फिर और घुमा के पूछता हूँ, फिर जवाब आता है, बड़ा मजा आता है। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वीडियो है तो वीडियो है, ठीक है बेटा। चलो, यहाँ पे आप हमारा फ्रिक्शन चैप्टर होता है समाप्त।